है? ठीक लिखा है कि गलत लिखा है? बराबर लिखा है ना, तो गलत कहाँ लिखा है? उल्टा कैसे? पर वो ऐसे ही लिखा जाएगा, लिखा ऐसे ही जाएगा। अगर इसको इसमें लिखेंगे तो वैसे ही लिखना पड़ेगा। वो इंग्लिश का स्ट्रक्चर, मैथ का स्ट्रक्चर और हिंदी का हम ट्रांसलेट कर रहे हैं ना आजकल, एक जैसा नहीं बनता है। व्यवहार दर्शन में जो हिंदी में सेंटेंस बनता है वो अंग्रेजी में वैसा बनता ही नहीं है ना। इसलिए हिंदी और गणित की भाषा में पता है कितना फ़र्क है, बहुत बड़ा फ़र्क है। इंग्लिश में अगर राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, अगर इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? राम किल्ड रावण। पर हिंदी में रावण को मारा राम ने, तो भी मीनिंग वही रहेगा। नहीं नहीं बोला जाएगा। सुनो 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 सुनो, राम ने रावण को मारा, राम किल्ड। चलिए छोड़ देते, भाषा की क्लास बाद में करें। अभी नहीं तो हिंदी की क्लास लगानी पड़ेगी, क्योंकि हिंदी में विभक्ति चलती है, न ने। इंग्लिश में वैसा नहीं है। तो अगर इसको ऑर्डर चेंज करने से भी विभक्ति के साथ आप चलेंगे तो मीनिंग वही बना रहेगा। जैसे राम ने रावण को मारा, रावण को मारा राम ने, मारा रावण को राम ने, मारा राम ने रावण को। कोई भी कॉम्बिनेशन में अगर ने को का को रखेंगे तो मीनिंग वही निकलेगा। इंग्लिश में ऐसा नहीं निकलेगा। राम हैज़ किल्ड रावण बदल दिया आपने, रावण हैज़ किल्ड राम। अब हैज़ या हैज़ रावण, हाँ तो क्या मतलब? वो तो क्वेश्चन मार्क बन जाएगा वहाँ पे, जबकि हिंदी में नहीं बनेगा। वहाँ पे क्या लगाना ही पड़ेगा, उसमें है। हाँ जी, तो ये हो गया, ये तो नियम है ऐसा। हेमंत भाई, हाँ जी। अरे नहीं वैसा नहीं, पसीना तो देखो हमारा भी निकलेगा, आपका भी निकलेगा, अध्ययन करेंगे तो निकलेगा ही, है ना। पर हमारा पर्पज़ पसीना निकालना नहीं है, हमारा पर्पज़ समझना और समझाने में कैसे हम सहयोगी हो पाएँ उसको देखना है। तो रूप जो है किसी भी इकाई का, और इकाई का संपूर्णता में अगर समझना है, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा पर उसको बता देता हूँ क्योंकि आएगा। तो इकाई का कोई भी इकाई है, तो हो गया। इसको सचिन भाई देखिए कुछ, अगर कोई है ना, सबके लिए कोई भी इकाई है, संपूर्णता में समझना बराबर उसका रूप गुण। जगदीश भाई मैं इसको यहाँ एक्सप्लेन नहीं करूँगा सबको, है ना। अभी मतलब केवल शब्द परिचय शिविर में कुछ हुआ होगा, अगर बताया गया होगा तो धर्म को तो सबको बताते ही हैं इकाई का, है ना। फिर स्वभाव भी होता है, संगठन विघटन वो सब प्राण अवस्था अवस्था के आधार पे। तो समझने का मतलब रूप भी है, जैसे इसको समझ रहे हैं तो पूरी कर इसको समझना है, तो इसका रूप भी समझना है ना। गुण भी समझना है। गुण क्या है इसका? लिखना। स्वभाव पदार्थ अवस्था की इकाई है तो संगठन विघटन। धर्म क्या है? होना। तो पूरा समझ में आया। पर रूप से कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आता, रूप से केवल इसका आकार समझ में आता है। कैसा आकार है? सिलेंड्रिकल। तो रूप में, हाँ आकार भी लिख देता हूँ, रूप में आकार है। बहुत लाइट लिख रहा है क्या? अच्छा। आकार, आकार, मात्रा, आयतन, घन, वेट, ये 4-5 चीज़ किसी भी इकाई के साथ चली तो इसको देख लेते हैं कि इनका मतलब क्या है ना। आकार मतलब शेप, वो दे दो अगर वो हो गया हो तो, ब्लू वाला। ब्लू वाला हो गया क्या? अच्छा ब्लू है नहीं, कोई बात नहीं, तो रेड को कर दो। ठीक है, मैं तब तक बात करते हैं हम, क्योंकि समझ में तो आ जाएगा। तब तक लिखने की बजाय कोई एग्जाम्पल तो दे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब एक बढ़िया क्लासिकल एग्जाम्पल लेते हैं। प्रफुल्ल भाई, आपका वजन कितना है?
भार। देखिए आपकी आयु तो कल पता चल गई थी। किसी और को पूछें। हैं 85। अगर आप चंद्रमा पे चले गए तो क्या बदलेगा? हाँ मतलब मैं वही पूछ रहा हूँ। तो आपका शेप बदल जाएगा क्या? नहीं बदलेगा। मात्रा, वजन, वजन कम हो जाएगा। डेंसिटी, क्यों? डेंसिटी का क्या मतलब है? हाँ मतलब घन, मतलब उसका फॉर्मूला क्या है? तो वॉल्यूम वही रहेगा पर वेट बदल गया तो डेंसिटी बदलेगी। हैं क्या चीज़? नहीं डेंसिटी तो कम हो गई। हाँ वही तो बता रहे हैं। तो मात्रा यानी मास, इसको मैटर या मास भी बोलते हैं, है ना। तो वेट उसको देखने के लिए कि 85 की बजाय ये केवल रह जाएंगे वहाँ पे 14 केजी के आसपास। अगर यहाँ पर 85 केजी हैं, चांद पे इनका वजन करेंगे तो 1/6 हो जाता है, तो 14 पॉइंट समथिंग केजी आएगा आपका। तो वजन होता है परस्परता में, मात्रा आपकी उतनी रही। तो मात्रा क्या चीज़ है? नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स इन योर बॉडी इज योर मात्रा। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, बिल्कुल, है ना। तो ये मात्रा है। भार परस्परता में है कि किसी भी इकाई के सापेक्ष में वो इकाई के साथ आपका कितना आकर्षण है। तो धरती पे आकर्षण ज़्यादा है, वहाँ पे कम है, किसी और ग्रह पे कुछ और हो सकता है। इसको भार कह रहे हैं। आयतन क्या कह रहे हैं? वॉल्यूम। आप किसको पता है आयतन क्या कह रहे हैं? वॉल्यूम क्या है? सिंपल, जितना घेर रहा है ना, जितनी जगह घेर रहा है। और डेंसिटी है ये डिवाइड बाय आयतन, वेट पर वॉल्यूम, सिंपल। तो जैसे बच्चे से सवाल पूछते हैं ना कि भाई 1 किलो रुई और 1 किलो लोहा है, दोनों में किसका वजन ज़्यादा है? सेम है, पर आंसर क्या आता है? बच्चों से अगर पूछते हैं तो ज़्यादातर लोहा बोलते हैं। तो कहना क्या चाह रहे हैं? बेटा 1 किलो रुई, अब तो आज जवाब पता चल गया ना, पता चल गया। 1 kg कॉटन है ना, कॉटन, और 1 kg आयरन बॉल, विच वन इज हैवियर? हाँ अभी पता चल गया, दोनों बराबर है बेटा। मैंने बहुत सारे बच्चों से एक्सपेरिमेंट करता हूँ, बड़े भी ज़्यादातर ये बोलते हैं कि लोहा। तो वो डेंसिटी को बता रहे होते हैं, जबकि पूछ रहे हैं भार। तो डेंसिटी लोहे की ज़्यादा है, कॉटन की कम है, क्योंकि 1 kg रुई के लिए अगर आप बहुत कॉम्पैक्ट नहीं हैं तो वो काफ़ी सारा वॉल्यूम लेगी, जगह घेरेगी, जबकि 1 किलो लोहा कम जगह घेरेगा, इसलिए डेंसिटी अलग हुई। 1 किलो वजन तो वही रहा। तो जीवन परमाणु में रूप है, मात्रा है, तो मात्रा क्या बोलेंगे उसको? नंबर ऑफ पार्टिकल, मात्रा हो गई। वजन उसका होता ही नहीं है, किसी के साथ वो चिपकता ही नहीं है, स्वतंत्र घूमता रहता है। तो वेट इज 0। जीवन परमाणु का वेट इज 0। शेप क्या होता है? अब शेप पे बात करते हैं। क्या शेप होता है उसका? जीवन परमाणु का शेप क्या होता है? जिसके साथ तदाकार होता है उसी शेप में रहता है। तो मानव में है तो मानव के शेप में रहता है। तो ये अब मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा केवल एक डॉट से। यहाँ तो ये पूरा है, ये स्ट्रक्चर यही बना रहता है, पर रिप्रेजेंटेटिवली अगर ये डॉट है और बिना शरीर के है तो सिंपली ये शेप में बना रहता है। जिस भी ये एक है, इसलिए मैंने कहा इसको मैं एक, ये बराबर एक डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। बहुत सारे डॉट हैं, तो ये अब ये तो इसमें बहुत सारे डॉट बने हुए हैं। अब ये जो एक जीवन परमाणु है इसको एक डॉट मानिए, डॉट की तरह देखिए, है ना। अगर यहाँ इसको जूम करेंगे तो यहाँ पे भी यही है
यहाँ पे भी यही है, यहाँ पे भी यही है। तो ये एक डॉट की तरह मेरे पूरे शरीर में मैं घूम रहा हूँ। तो ये शेप इसका क्या होता है? पुंजाकार होता है, पुंज शेप में होता है। पुंज मतलब मात्रा एक, एटम एक ही है, उसमें 61 अंश हैं। ये एक अंश नहीं, सुनो मैं ध्यान दीजिए, क्योंकि ये केवल रिप्रेजेंटेशन की वो है प्रॉब्लम। अगर मुझे मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी होती तो मैं इसको भी ये डॉट को ऐसा बनाता। तो ये ऐसा होते हुए पूरे शरीर में इस रूप में घूम रहा है। ये डॉट, एक ध्यान दो, ये एक डॉट बराबर ये पूरा ये ध्यान दें बस इतना। तो यहाँ का एक डॉट और यहाँ का एक डॉट बराबर नहीं है। क्लियर है कि नहीं है? यहाँ का एक डॉट, ये पूरे 61 डॉट हैं इस अरेंजमेंट में, और ये पूरा इस शेप में रहता है। अगर मानव का जीवन है, मानव जीवन हवा में ऐसे घूम रहा है पुंजाकार। तो वो एक यही है, वही घूम रहा है बहुत तीव्र गति से इस शेप में, बहुत फास्ट। हाँ वही तो, इसीलिए मैं वेट कर रहा हूँ कि वो विजुलाइज करें आप। जैसे ये पंखा है, इसमें कितना है, और इस पंखे में है तो 3 ही, पर इतनी तेज गति से घूम रहा है तो ये अलग शेप में दिख रहा है। तो यहाँ पे ये रुका हुआ है, मैंने यहाँ घूमते नहीं दिखाया है, तो इस तरह दिख रहा है। लेकिन जब मुझे, अगर आप लाइव देखेंगे जैसे मैं आपको देख रहा हूँ, तो आप ये जीवन इसी शेप में घूम रहा है पूरे शरीर में, 3 बॉडीज़ में। और मेरा शरीर ख़त्म हो जाए तो भी मैं इसी शेप में, मेरा शरीर ख़त्म हुआ मैं ऐसे ही घूमता रहूँगा। तो ये मैं इस शेप को बना के रखूँगा अपने को, इसको पुंजाकर। तो इसका शेप क्या है? शेप जिस भी जीव का, जिस भी इकाई का वो जीवन है, शेर का है तो शेर का पुंज बना रहेगा, हाथी का है तो हाथी का बना रहेगा। तो जीवन का शेप पुंजाकार होता है, वो भी नियम है। अरे लिखना क्या, आप लिख लो, नियम है, मैं बोल रहा हूँ और सब नियम है, एक ही बार बता दिया ना है। एक्चुअली अनुमान ही कह सकते हैं, मुझे लगता है वो लाइट के आसपास ही होती है इसकी गति। बाबा जी ने ऐसा कुछ लिखा नहीं है, पर जितनी तीव्र गति से वो घूमता है, जो सूचना मिली है और जिससे अनुमान बनता है, इट्स वेरी क्लोज टू स्पीड ऑफ लाइट। हाँ, उससे ज़्यादा अभी कोई पार्टिकल, कोई ऐसा, उसी आधार पे बोल रहे हैं। तो ये उसका शेप हो गया है, ठीक है। तो पूरे शरीर में घूमता रहता है। यही परमाणु जब घूमता है तो पुंज की तरह दिखता है। तो जब भी आप इसको देखेंगे, तो अगर ऐसा कोई तरीका होता कि मुझे बिना शरीर के, मान लीजिए मैं निकल के, एक उदाहरण के लिए शरीर से निकल के इधर आ जाऊं, मुझे आता नहीं है पर हो जाऊं, तो मैं बिल्कुल ऐसे ही दिखाई दूंगा बिना शरीर के भी, अगर देख पाते। पर उसको विजुलाइज कर सकते हैं कि भाई बिना शरीर के भी उसी शेप में रहता है, ये उसका शेप है। तो रूप क्या है इसका? ये मानव है तो ऐसा। मज़ेदार बात यह है, मान लीजिए हम दोनों एक साथ शरीर छोड़ दें, हालांकि आपको नहीं छोड़ना चाहिए, मेरी तो आयु हो गई, पर उदाहरण ले रहे हैं, एक साथ गए तो आप इसी शेप में दिखाई देंगे जिसमें आप हैं। अगर आपको दाढ़ी बहुत बढ़िया लगती है तो वो दाढ़ी को भी बना के रखता है और आपका हेयर स्टाइल को भी बना के रखेगा। अगर आपको पैंट शर्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, मान लो मुझे कुर्ता पजामा रखता है और ये ऐसा है, तो मैं इसी शेप को बना के रखूँगा। वो इतना तदाकार रहता है। ऐसा बताते हैं, ये सूचना है कि भैया है रमादीन, अगर इनको यही पसंद आ गया कि यही रूप पसंद है, तो वो चश्मा भी का भी शेप बनेगा, क्योंकि उस शेप में वो घूमता रहेगा, तो उस पुंज को बना के रखता है। तो शेप ये हो गया, आकार, पुंज है ना, शेप। मास या मैटर तो कितना है? 61 अंश। भार 0। वॉल्यूम जितनी जगह घेरता है, सिंपल, जितना पुंजाकार। डेंसिटी
अगर वेट ही जीरो है तो डेंसिटी जीरो। ये उसका जीवन परमाणु का करेक्टरिस्टिक्स है। नहीं, ये ट्रांसपेरेंट तो नहीं होगा। अब ट्रांसपेरेंसी के लिए तो आँख हो गया, जैसे व्यापक ट्रांसपेरेंट है, पर ये इसको ट्रांसपेरेंट नहीं बोलेंगे। अगर ये पुंज में होगा, नमस्कार भैया, महावीर भैया, हैं नहीं, आँखों से तो नहीं देखा जा सकता। मैंने जैसे बताया, आँखों से तो हाइड्रोजन परमाणु भी नहीं दिखता है, क्लोरीन भी नहीं दिखता है। हम उसको देखते कैसे हैं? उस देखिए, विज्ञान भी क्या तरीका अपनाता है। एनालॉगस एक टेक्नोलॉजी है ना। एनालॉगस टेक्नोलॉजी का मतलब उससे जो वेव्स निकलता है, हीट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, साउंड, उनके आधार पे पहचानते हैं कि ये है ना। जैसे हाइड्रोजन पानी में भी है और हाइड्रोजन क्लोरीन में भी है, मान लो तेजाब में भी है, तो दोनों जगह जो करेक्टरिस्टिक्स को निकलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को देखेंगे, तो वो हाइड्रोजन जैसा यहाँ भी मिलेगा, वहाँ भी मिलेगा। तो उससे फिर वो पता लगाते हैं, इफेक्ट ही समझ में आता है, आंखों से नहीं दिखता। उसके आधार पे ये सारे स्ट्रक्चर बने हुए हैं। और उसका प्रूफ क्या है? उसको अज्यूम करके प्रिडिक्ट करते हैं, तो ऐसा होना चाहिए, तो वैसा हो जाता है, तो बोलते भाई ये हाइड्रोजन है, ये इसका स्ट्रक्चर ही है। ये टेक्नोलॉजी है समझने की। हम हाइपोथेसिस बोलते हैं उसको, क्योंकि अगर ऐसा है, अच्छा अगर हाइड्रोजन है तो वहाँ है, तो फिर एग्जिस्टेंस में भी पता लगा लेते हैं कितनी सारी हाइड्रोजन है, क्योंकि वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उसका वैसा ही है। जहाँ हाइड्रोजन होगा उसका जो वो सिग्नेचर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वो वैसा ही होगा। अब इसको कैसे देखेंगे? तो इसका भी कुछ इफेक्ट है, तो इफेक्ट को ही हम देख पाते हैं या उसका पहचान पाते हैं। तो इसका रूप हो गया। अब इसके नाम दे देते हैं। नाम आपने सुने हुए हैं सारे परिचय शिविर में, और है ना, इन सारे अंशों को मिलाकर एक नाम दिया हुआ है, इसको कह रहे हैं मन। इसी को मन कह रहे हैं। सबसे आउटर ऑर्बिट, आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जितने भी अंश हैं, कितने अंश हैं ये? 32। ऑल ऑफ देम टुगेदर इज कॉल्ड मन। तो आस्वादन और चयन की क्रिया कहाँ हो रही है? यहाँ हो रही है। हाँ, 32 तरह का आचरण है। तो आप मनोविज्ञान पढ़ेंगे तो उसमें सारे दिखाई देंगे, हर अंश है ना। इसमें मन में 64 तरह के वो बताए गए हैं, तो दिखेंगे 64 इसके टोटल के। ये 61 है, तो स्थिति और गति में आचरण बताए गए हैं, वो 122 कंडक्ट्स हैं, तो वो मनोविज्ञान में आएंगे। हाँ हाँ, ऐसा एवरेज निकल के ही आता है ना। पर है वो सबका मिलके, है ना। नहीं तो ये पता लगाना मुश्किल है कि कौन से अंश का कौन सा हो रहा है ना। तो मन में ही आशा होती है, आशा की क्रिया होती है। आशा हम देख पाते हैं, होप टू लिव, होप टू बी हैप्पी, वांट टू बी हैप्पी, ऐसा जितनी भी आशा होती है, विश होती है, वो सब मन में होती है। इसी का जो बाहर से सेकंड ऑर्बिट है, या सेंटर से करेंगे तो ये फोर्थ ऑर्बिट है, जैसा आपको मन करे। सेंटर से लेंगे तो ये कौन सा है? 1 2 3 फोर्थ ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट है, ये सेकंड। तो कोई एक रेफरेंस ले लीजिए, सेंटर से ले लीजिए, तो सेंटर से ले लीजिए क्योंकि वो बिल्कुल फिक्स है। तो सेंटर से फोर्थ ऑर्बिट को मन कह रहे हैं, सेंटर से थर्ड ऑर्बिट को वृत्ति कह रहे हैं। इसी में विचार होता है। सेंटर से जो सेकंड ऑर्बिट है, इसको चित्त कह रहे हैं। इसी में इच्छा होता है। सेंटर में जो फर्स्ट ऑर्बिट है, इसको ही बुद्धि कह रहे हैं।
रितंभरा, रितंभरा का बहुत सिंपलेस्ट मीनिंग है सत्य से भरा हुआ। तो बुद्धि में जब बोध हो जाता है तो उस क्रिया को रितंभरा कह रहे हैं। तो यहाँ पे आशा मतलब चयन और आस्वादन, वृत्ति विचार मतलब तुलन और विश्लेषण, इच्छा मतलब चिंतन साक्षात्कार और चित्रण, और रितंभरा मतलब बोध और संकल्प। तो बोध मतलब सत्य का बोध और उसके अनुसार संकल्प, तो सत्य से भरा हुआ। रितंभरा शब्द का मतलब हुआ कि बुद्धि में अब सत्य भर गया है ना। और ये जो केंद्र है इसी को हम आत्मा कह रहे हैं। इसमें क्रिया होती है प्रमाण की। तो आशा विचार इच्छा रितंभरा प्रमाण, मन वृत्ति चित्त बुद्धि आत्मा, इस तरह से है ना। तो बोर्ड पे परिचय सिर में ऐसे लिखाते हैं कि भाई है ना। अब होता क्या है, जीवन क्रियाएं, हाँ जी नहीं मिटाए, हाँ हाँ ठीक है। देखिए देखिए महावीर भैया ठीक है, कुछ और ठीक, दामोदर भैया ऐसा ही है ना, ऋतु बहन, मीना दीदी, निरोज भाई ठीक। ये उसके होने का स्वरूप है कि जीवन होने के रूप में कैसा है। आप लिख सकते हो, इनके एक तो इंग्लिश नाम नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना। मन को मनी बोल रहे हैं, वृत्ति को वृत्ति बोल रहे हैं, बुद्धि को बुद्धि बोल रहे हैं, चित्त को चित्त, आत्मा को आत्मा। अगर छोटा बहुत कहीं यूज़ कर सकते हैं तो इसको हम सोल बोल सकते हैं, इसको आई डोंट नो चित्त को क्या बोलें, बुद्धि को इंटेलेक्ट बोल सकते हैं अगर बोलें। लेकिन हम जब अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर रहे हैं तो मन को मन, वृत्ति को, क्योंकि है ही नहीं अंग्रेजी में, बुद्धि के लिए कुछ नहीं है, चित्त के लिए कुछ नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा मन वृत्ति चित्त को मिला के माइंड वर्ड है, नहीं बुद्धि के लिए नहीं। वो सीधा कॉन्शियसनेस से, कॉन्शियसनेस इसका लक्षण है, चैतन्यता। जो आशा विचार इच्छा क्रियाएं यही चैतन्यता है। नहीं तो मन को भाई उसके ये भी पार्ट है ना, उसके अलग अलग क्रियाएं होती हैं जगह जगह, तो अलग पहचानना पड़ेगा उसको। इसको हम कॉन्शियस एटम बोल सकते हैं। गठनपूर्ण तो है, कॉन्स्टिट्यूशनली कंप्लीट, बट कॉन्शियस एटम। कई बार हम इसको सेंटिएंट एटम भी बोलते हैं, अंग्रेजी में सेंटिएंट एटम, यानी चैतन्य परमाणु। कॉन्शियस भी बोल सकते हैं। और जड़ को इनर्ट या इनसेंटिएंट ऐसा बोल सकते हैं, पर अनकॉन्शियस एटम नहीं बोलते जड़ को, अनकॉन्शियस से बेहोश जैसा लगता है। तो इंग्लिश में इतना ही बोलते हैं, मन वृत्ति चित्त का नहीं है। इसको इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो होप, आशा को होप, विचार को थॉट है, एक्सपेक्टेशन भी बोल सकते हैं, होप भी बोल सकते हैं। नॉर्मली एक्सपेक्टेशन को अपेक्षा बोलते हैं, इसलिए आशा और अपेक्षा में थोड़ा सा फर्क है। ठीक नहीं लग रहा है? हाँ तो होप तो पॉजिटिव ही होगा, अपेक्षा तो आप पॉजिटिव ही करेंगे ना। आशा जब करेंगे तो पॉजिटिव करेंगे कि नेगेटिव करेंगे? पॉजिटिव ही करेंगे। होप तो पॉजिटिव ही होगी कि भाई मैं सुखी होना चाहता हूँ। खाना खाने जाते हैं आप, आपने सब्जी ली तो क्या होप करेंगे? अच्छी होगी, टेस्ट आएगा, बोलेंगे तो हाँ, तो वो तो सही की अपेक्षा में कर रहे हैं ना कि स्वाद आएगा। चेंज जब करते हैं तो किस लिए करते हैं? कि सुख मिलेगा, कुछ में भी, कोई भी एक्टिविटी में आस्वादन आएगा। तो अपेक्षा आप ऐसा तो नहीं करेंगे कि भाई शादी में गए, बफे लगा हुआ है और आपने हलवा खाया और कड़वा निकल गया। अपेक्षा ऐसी नहीं कर रहे, होप ऐसा नहीं कर रहे, निकल गया वो गड़बड़ से, फिर बताओगे यार देखो हलवा में कुछ गड़बड़ डल गया है।
होप इसलिए नहीं लोगे कि ये कड़वा होगा, लेगो तो ऐसा ही कि इसमें मीठा होगा, घी होगा और ये स्वादिष्ट लगेगा, है ना। कोई भी चयन करते हैं वो सुख की अपेक्षा में, सुख की आशा में ही करते हैं। इसीलिए आशा युक्त जो बाहर बंधन से मुक्त होकर ये आशा बंधन से युक्त हो जाए तो सुख की आशा है इसमें। विचार बंधन, सुख के लिए विचार, सुख के लिए इच्छा, तो सुखी होने के लिए आशा विचार इच्छा इसमें रहता है। और जब तक समझदार नहीं है तो रितंभरा और प्रमाण की क्रिया नहीं हो रही होती है। पर आशा विचार इच्छा तो हर एक में रहता है। तो जीवन नाम की वास्तविकता है, इसका प्रूफ क्या है? सबसे सिंपल प्रूफ है कि जहाँ जीवन है वहाँ आशा विचार इच्छा है। इसमें आशा विचार इच्छा नहीं है। है कुर्सी में कोई प्रूफ कि इसमें आशा विचार इच्छा है? इसमें कोई आशा विचार इच्छा? पेड़ पौधे में कोई आशा विचार इच्छा? तो जहाँ भी जीवन होगा कम से कम आशा के साथ होगा। तो जानवरों में भी आशा है, जिंदा रहने की आशा है, जीने की आशा है, और उसको बताते हैं फाइट और फ्लाइट करके, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के रूप में। तो सर्वाइव जो होना चाहता है, क्योंकि पदार्थ का धर्म है होना और इसका धर्म है सुखपूर्वक जीने की आशा, मानवता का आते आते तो होना तो होगा ही, इसीलिए ये मरना नहीं चाहता है। उस चाहत को जो होने का धर्म है उसको प्रकट करता है। धर्म तो इसका भी होना है पर ये प्रकट नहीं कर पाता है, हमको समझ में आता है। पर पूरा प्रकट कौन करता है? ये मानव। किस रूप में? मरना नहीं चाहता, अमृत की आशा है कि मैं हमेशा बना रहूं। बना भी हुआ है हमेशा ही, पर पता नहीं है अभी उसको, यही इल्यूजन है। अच्छा, कितनी बढ़िया बात है कि नष्ट तो कुछ भी नहीं होता है, नष्ट तो कुछ भी नहीं होता, ट्रांसफर होता है, रूप परिवर्तन होता है। तो नष्ट तो ये भी नहीं होगा, पर ये शरीर को विरचित होते हुए देखता रहता है तो लगता है कि मैं मर जाऊंगा, मैं खत्म हो जाऊंगा, जबकि होता नहीं है। यही इल्यूजन है। अब बाकियों का तो रूप परिवर्तन होता है, क्योंकि बाकी तो रचनाएं हैं, है ना। इसका रूप भी परिवर्तन नहीं होता है, पर इसको पता नहीं है कि मेरा रूप परिवर्तन नहीं होगा, मतलब मैं जैसा हूँ। अच्छा, आइडेंटिटी भी तभी बनती है। हाइड्रोजन एटम की कोई आइडेंटिटी बन सकती है क्या? कोई पहचान? भाई आज पानी ऑक्सीजन के साथ है, कल क्लोरीन के साथ है, परसों किसी आम के पेड़ में चला गया फिर विरचित हुआ, तो पालक में चला गया फिर विरचित हुआ, तो कहीं और चला गया, तो क्या कहे अपने को? कुछ नहीं कह सकता है। तो उनमें आइडेंटिटी पहचान होने की संभावना ही नहीं है। स्वबोध स्व ज्ञान हो जाए कि मैं कौन हूँ, वो क्वेश्चन भी नहीं आता वहाँ पे, पर उनको पहचानना निर्वाह होता है। ये क्वेश्चन इसी का बनता है कि मैं कौन हूँ, क्योंकि अभी अकेला है, किसी के साथ जुड़ता नहीं है, स्वतंत्र हो गया है। तो इसी की पहचान हो सकती है क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र एटम है। तो यही सोचता है कि मैं हूँ कौन, क्योंकि अकेला ही बना रहता है जहाँ भी रहता है। उस अर्थ में इसी को ज्ञान की, स्वबोध की अपेक्षा रहती है और उसको ये प्रकट करता है। तो दोनों चीज़ों को, सारे धर्म को ये प्रकट करता है, होने को भी, है ना। किस रूप में? कि मरना नहीं चाहता, अमृत की आशा है, मैं बना रहूं, उसके लिए बहुत कुछ प्रयास करता है। मैं बना रहूं नहीं करता है। मरना कौन चाहता है? मरना पड़ता है। हाँ, ऐसा नहीं नीरज भाई, चाह के कौन मरना चाहता है? वो तो बुढ़ापा आ गया, अब क्या करें। अच्छा, मरता नहीं है, वो तो शरीर ही खत्म हो जाता है। सब जीना ही चाहते हैं, पर मानव में एक और है कि सुख की आशा के साथ जीना चाहता है। सुख नहीं होता है तो शरीर को मार देता है, खुद नहीं मरना चाहता है। जी माइक। तीन क्वेश्चन आए हैं। हाँ, तीन। बैठ के पानी पी लो। हाँ जी, बताइए। पहला क्वेश्चन ये है कि मानव की जो आयु है, हाँ, वो कैसे निर्धारित होती है? मानव की आयु कैसे निर्धारित होती है? बढ़िया, वंडरफुल। दूसरा, ये जो आपने तो ना दिखने वाले को दिखाने की एक प्रयास किया जो बहुत बढ़िया है, नागराज जी की वजह से ही। लेकिन इसमें जो अलग अलग 32 है, 2 है, 8 है, 16 है, 32 है, ये जो भी है, हाँ,
इसकी कंपार्टलाइजेशन मतलब अलग अलग बॉक्सेस कैसे होती हैं एक, अगर वो भरी तो कैसे दिखेगी दो, इतने ही क्वेश्चंस विजुअलाइजेशन की। विजुअलाइजेशन के लिए तो इसको 3 डायमेंशनल में विजुअलाइज करना पड़ेगा। मुझे 3 डायमेंशनल पिक्चर बनानी नहीं आती है। वो तो दो हाँ, एग्जांपल के बता, ऐसे एग्जांपल के बता। देखो मैंने बताया, आप मुझे देखिए, यही 3 डायमेंशनल है, वो पुंज ये बनाया तो ये 3 डायमेंशनल में है, मतलब पूरी की तरह ऐसा ही है। और अकेले को देखेंगे तो हेमी एक बॉल की तरह दिखाई देगा, सेंटर में एक है ना, जैसे 3 डायमेंशनल किसी भी एटम को देख लेना वो ऐसा बनाते हैं। मैं थोड़ा प्रयास करता हूँ, मेरा ड्राइंग बहुत अच्छा बिल्कुल नहीं है, पर आपको 3 डायमेंशनल दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो सेंटर में ये है ना, और जैसा उसमें बनाते हैं, देखिए कुछ बना 3 डायमेंशनल, अरे बहुत बढ़िया बन गया, मुझे तो पता नहीं था कि मैं इतना अच्छा बना। ये 3 डायमेंशनल है, तो इसमें कितनी ऑर्बिट हुए, अब इसको एक और बना देते हैं, 1 2 3 4 हो गए। तो ये मन आत्मा है, ये बुद्धि है, ये चित्त है, ये वृत्ति है, ये मन है। 4 डायमेंशनल में घूमते हैं ऐसे, 3 डायमेंशनल। तो अब ये सारे अंश कहाँ दिखाई देंगे, मन वाले यहाँ घूम रहे हैं सारे एक साथ मिलके, है ना। और चलो आपने बोला ही है, तो ये 2 हो गए, ये 8 हो गए, 18 32 ऐसे देखिए, ऐसा दिखाई देगा। अगर इसको है ना एक बार जूम करके और थोड़ा सा स्लो मोशन में देखना चाहेंगे, जैसे फिल्म वाले कर देते हैं, तो लगभग ऐसा दिखाई देगा। तो एक लेकिन ऐसा कहीं भी मिलेगा नहीं, ये मैं बता दूं, ये जैसे अंश कहीं अकेला नहीं मिलेगा, ये मिलेगा ये या तो शेर के शेप में, या तो आदमी के शेप में, या कुत्ते के शेप में, या क्योंकि ये हमेशा किसी ना किसी आशा के साथ रहता ही है। और आशा का मतलब है किसी शरीर को चलाने की आशा, है ना, तो भी उसी, हाँ तो भी उसी में बिल्कुल घूमता रहेगा। और पकड़, इमेजिन करें पकड़ हाँ, लिया। उसको पकड़ लिया तो फिर वो ऐसे दिखेगा। अगर आपने उसकी गति को रोक दिया तो ऐसा दिखेगा। पर ये थियोरेटिकल है, जैसे ये भी थियोरेटिकल है, एग्जिस्टेंस में रियल में ऐसा ही दिखाई देगा। मतलब जैसे ये पंखा का फोटो खींच लिया तो आपको 3 पंखे दिखे, 3 हाँ, ब्लेड दिखेगा। नहीं जैसे इसको तो रोक सकते हैं ना, हाँ, वो देखें। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि वो पुंजाकार अगर का उसका फोटो पुंज ले को लिया। रोक दिया तो ऐसा दिखाई देगा, ऐसा या ऐसा दिखाई देगा एक्चुअल में। तो वृत्ति ऐसी है, अब वही है, ये वृत्ति है। नहीं, अभी ए पार्टिकल की संरचना मतलब कॉन्फ़िगरेशन आपने दिखा दिया। हाँ, अभी आयु तो आप बोल देंगे आगे, आयु में बताऊंगा। हाँ, हाँ। तो मैं ये पूछ रहा था कि इसमें हर एक चीज़ की जो विचार है, मन है, जो इसको भाग खंड में खंड नहीं है, फिर भी एक विजुअलाइजेशन के बतौर में मन में 32 है, उसमें 18 या कुछ 16 है, उसमें 18 है ना। हाँ, ये 2 हैं, बुद्धि में 2 हैं, चित्त में 8 हैं, इसमें 18 हैं, इसमें 32 हैं। हाँ, तो ये नंबर्स अगर एक कंप्लीट होता है, दूसरा है, तीसरा है, ऐसा नंबर्स गणित नहीं है जो आप बता दिए इससे पहले ही, फिर भी एक कंप्लीट हुआ बोल के कब पता चलेगा दूसरे में जाने के लिए? 4.5 क्रिया हुआ बोल के कहाँ से पता चलेगा? हाँ, वो मैं बताऊंगा अभी। 4.5 क्रिया कैसे होते हैं वो मैं बताऊंगा। वो क्रिया की बात है, वो अंशों का कोई उसमें उस तरह से लेना देना नहीं है, वो पूरे मन की क्रिया को देखेंगे। तो अंश पूर्ण है पहले से? हाँ, ये जीवन है तो ये अंश पूरे हैं ही है, पहले से नहीं। जब भी गठन पूर्ण हुआ, बल्कि जब अंश पूरे हो गए तभी गठन पूर्ण मानेंगे। तो क्रियापूर्ण अलग बात है, क्रिया गठन पूर्ण अलग बात। ये तो गठन पूर्ण ऑब्वियसली, मैंने तो आपको 3 अलग बताई था, गठन पूर्ण, क्रियापूर्ण, आचरण पूर्ण, है ना। उम्र कैसे तय होती है बताइए? बिल्कुल, अस्तित्व में नियम है, कोशिकाओं के मल्टीप्लिकेशन होने का एक नियम है और डिके होने का नियम है। क्या कोशिकाएं मल्टीप्लाई होती हैं, बढ़ती हैं, और डिके भी होती हैं, होती रहती हैं, और वो सारी मिलके एक ग्रोथ की स्टेज में आती हैं, फिर डेक्लाइन की स्टेज में आती हैं। तो जो भी स्ट्रक्चर शरीर का बनता है, कुत्ते का बना तो उसका रेट अलग होगा, डिके का और मल्टीप्लिकेशन का, बिल्ली का अलग होगा, मानव का अलग होगा, कछुए का अलग होगा। उस आधार पर शरीर की आयु तय होती है। वो पूरी तरह कोशिका की कॉम्बिनेशन की बात है। जीवन अपने आप में अमर है, इसकी कोई आयु नहीं है।
आयु शरीर की है। तो जब हम मानव की आयु कह रहे हैं तो उसके शरीर की आयु कह रहे हैं। बताओ कौन हजारों साल हैं? कंट्रोल क्या कंट्रोल करके कौन 1000 साल रहते हैं? ऐसा सुना पढ़ा होगा, पर विज्ञान तो ये बोलता है कि पहले लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम थी, ऑन एन एवरेज एज कम हुआ करती थी, अभी बढ़ गई है। कोई कोई मानव है जो दिखता है कि भाई 110 तक जी गया, कोई एक आध, नॉर्मल एवरेजली 70-80 में सब निपट लेते हैं। अगर नेचुरल जीते हैं तो 80 तक पहुंच गए। नागराज जी 96 तक पहुंचे, हमारे पिताजी 90 ईयर में गए, हमारी माताजी 85 में गई और हमारे भाई 67 में चले गए। तो है पूर्ण मतलब, हाँ तो चला गया। अब एक्सीडेंट में कोशिका अभी कहीं भी गन लगे, शरीर है ना, संरचना ही है। आप पेड़ है, आपने अभी काटा, सूख जाएगा। एक डाली तोड़ दी, अभी तक लाइव है, श्वसन क्रिया हो रही है। एक डाली को तोड़ा, डाल दिया, 2-4 दिन में सूख जाएगी। किसको? माइक लो ना, माइक लो। एक्सीडेंट हुआ नहीं, पहला क्वेश्चन का एक्सटेंशन ये है कि अगर वो एटम्स पूरे बन के डिके होती हैं, उसकी बनने चरम सीमा तक, हाँ कोशिकाएं चरम सीमा तक 100 साल या ऐसे रहते हैं जी। लेकिन अगर बीच में ही मर गया वो बीच में मतलब कब? मतलब कोई एक्सीडेंट से इंसिडेंट से हो गया, वो जो कॉन्फ़िगरेशन था वो गड़बड़ा गया। भाई आपने जैसे दिल को में गोली मार दी या ब्रेन में गोली मार दी, तो वो जो प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन था वो गड़बड़ा गया, तो विरचित हो गया शरीर उसी समय। वो होना बोल के तो नहीं करे ना। अभी कैंसर आया किसी को, वो हाँ, तो जल्दी उड़ गया। हाँ, तो वो मन की प्रॉब्लम है, शरीर की प्रॉब्लम। वो कंपोजिशन जो नेचुरल था उसमें गड़बड़ा गया। शरीर के स्तर पे कंपोजिशन की प्रॉब्लम है, मन की शरीर के स्तर पे। जीवन में कुछ नहीं है, जीवन में कैंसर नहीं है, जीवन का कैंसर अलग है, भ्रम। पर उससे जीवन मरता नहीं है, दुखी रहता है, इल्यूजन। तो ये जो कुछ भी बीमारियां ये सब शरीर की हैं। तो ये बिल्कुल परिचय शिविर मानव जब कह रहे हैं तो दोनों चीजें कह रहे हैं, शरीर प्लस जीवन, बॉडी प्लस, इसको तो जीवन ही बोलेंगे, इसका कोई और वर्ड नहीं है ना। और बॉडी प्राण अवस्था की इकाई है, मैंने बताया पहले ही। उसमें सारे नियम पेड़ पौधे की तरह ही हैं। पेड़ की आयु होती है, शरीर की आयु होती है। हाँ जी। ये तो नॉर्मल लोगों को, तो मैं सुबह से यही देख रहा था, कोई तो दिव्य मानव मिले मुझे जिसके बारे में बात करूं। तो जो स्वामी विवेकानंदा जो हुए हैं, उनको 35 इयर्स को ही उनको शरीर खुद शांत कर दिए, क्योंकि वो चरम सीमा तक चले गए या कुछ तो भी उसकी मान्यता है, जिसकी वजह से वो छोड़ दिए थे, बहुत यंग होते हुए, समझदार होते हुए। शरीर को उन्होंने छोड़ दिया, ऐसे कह रहे हो? या उनको कैंसर हो गया और वो शरीर की डेथ हो गई? जो भी होगी, लेकिन उनकी तो विकसित थी ना पूरी। हाँ, तो वो शरीर क्यों छोड़ना पड़ा उनको? वो खुद छोड़े ना, वो क्योंकि विकसित हुआ बोल के छोड़े। मेरे को तो आप 2-4 बात स्वामी विवेकानंद के बेसिस पे कह रहे हैं, उनके बिहाफ पे कह रहे हैं ना। हाँ। कि पहली बात तो उन्होंने शरीर को खुद छोड़ा, ऐसा पता नहीं मुझे, उन्होंने खुद छोड़ा। मेरे अनुसार जब भी शरीर छूटेगा, चाहे वो दिव्य मानव का छूटे चाहे भ्रमित मानव का छूटे, शरीर डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगा और उसमें अव्यवस्था हो जाएगी। शरीर एक व्यवस्था है। अगर दिव्य मानव को भी किसी ने जहर की गोली दे दी और भ्रमित को भी दे दी, दोनों का शरीर विरचित हो जाएगा, दोनों मर जाएंगे। शरीर जीवन के आधार पर वो सुखी होते हुए सुखी बने रहेंगे, ये आदमी भ्रमित रहेगा, ये जीवन। ठीक है। कैंसर भ्रमित को होगा और प्रकृति की स्थिति की वजह से, जैसे अभी पॉल्यूशन हो रहा है, दिव्य मानव का भी शरीर में प्रॉब्लम हो सकती है, परंतु उसका जो जीवन है या दिव्य मानव जो जीवन है वो अनुभव संपन्न है, सुखपूर्वक शरीर छोड़ेगा या रोते गाते शरीर छोड़ेगा, ये फर्क आएगा। ठीक है। तो शरीर के नियम, हाँ जी दीदी माइक एक तब तक तो पहुँचाएं। तो शरीर के साथ एक बस अगर जा रही है और बस में एक दिव्य मानव बैठा हुआ है और बाकी 68 लोग भ्रमित मानव बैठे हुए हैं और वो ट्रक से टकरा गई, किसी शराब पीता हो गई, चला रहा है और सारे मर गए, तो दिव्य मानव का जीवन वही सारी क्रियाओं के साथ रहेगा जो हमने सुबह बताया, दिव्य पद में पहुंच गया,
कहीं भी भ्रमित मानव भटकेंगे, क्या करें, कहाँ जाएं, क्या फर्क बना रहे। हाँ जी। हाँ भैया जी, ये था कि जीवन एक बार शरीर छोड़ दिया तो दोबारा उसी शरीर पे जीवन घुस सकता है क्या? उसी शरीर में, उसी शरीर, मतलब वो शरीर तब तक डिकम्पोज ये सब होने स्टार्ट नहीं हुआ, मतलब वो निकला और फिर उसी में मुझे ही लगता चला है जाए वो वापस। जब तक उसको जो एक्चुअली उसको निकलना नहीं आता है, मेरी जानकारी के आधार पे घुसना तो आता क्योंकि है। पुराने जमाने में कुछ लोग ऐसा बोलते थे कि हमने शंकराचार्य के बारे में भी ऐसा बोला गया है कि भाई उन्होंने निकले और बॉडी को रख के गए और फिर कोई किसी के साथ उनको शास्त्रार्थ करना था तो कहीं एक्सपीरियंस लेना पड़ा, ऐसा बताते हैं। पर मात्र हिस्टोरिकल घटना तो वही है, पुराणों की कहानियों की घटनाएं तो बहुत सारी हैं। नहीं, जैसे हमारे ही गांव में आसपास, मतलब हाँ, ऐसा हुआ, सुना है, हमारे ही घर में बोलते थे। अच्छा, क्या बोलते हैं? जो हमारी दादी थी वही बताती थी कि मैं छोड़ी फिर जिंदा हो गई, ऐसा टाइप से, मतलब हाँ, उसको वो घटना अलग है। उसमें क्या होता है, ऐसी बहुत घटनाएं घटती थी पहले गांव में कि लोग, आदमी मर गया, हाँ, आदमी मतलब ह्यूमन बीइंग, आइदर फीमेल और मेल, और उसकी तैयारी हो रही है मरने की और अर्थी पे लेके जा रहे हैं और थोड़ी देर में उसमें हलचल हो गई, वो वापस आ ले आए उसको। तो उसमें गड़बड़ क्या थी, पहले डॉक्टर नहीं हुआ करते थे, तो दो डेथ होती हैं, क्लिनिकल डेथ बोलते हैं ना, एक तो ब्रेन डेड और हार्ट अगर किसी वजह से रुक जाता है तो सांस चलनी बंद हो जाए, अगर ब्रेन नहीं मरा है तो हार्ट रिवाइव कर देते हैं, अगर ब्रेन डेड हो गया तो फिर कोई रिवाइव नहीं कर सकते। तो कई बार ऐसी घटनाएं ऐसा हमने भी सुनी है कि फलाने आदमी को जलाने जा रहे थे और जैसे ही चिता पे लिटाए वो उठ के भाग लिए तो भूत आया, गांव वाले भी डर के भागे, फिर फाइनली पता लगा मैं भूत नहीं हूँ। तो ऐसी घटना तो हो सकती है, तो तब तक जीवन ने छोड़ा नहीं है, जीवन शरीर से निकला नहीं। हाँ, जैसे रियल में अगर निकल गया और फिर घुस सकता है, ये हो सकता है रियल में निकल गया हो और फिर वापस मेरे हिसाब से, देखो ये मेरा अनुमान है ना, तो मुझे निकलना आता है अभी, मतलब मेरी स्थिति तो ऐसी है कि अभी आप कहें कि भाई निकलना नहीं जाता है, और मेरा अनुमान है कि वो निकलने की आवश्यकता भी नहीं और निकलता भी नहीं है, वो घूमता रहता है शरीर में, चलाने की कोशिश करता रहता है। जैसे आप गाड़ी चला रहे हो और चलती चलती बंद हो गई तो आप छोड़ थोड़ी देते हो, बार बार उसको इग्निशन मारते हो, क्लच पैड दबाते हो, देखो चल जाए, धक्का मरवाते हो किसी शायद चल जाए, फाइनली पता चलता है नहीं कि यार ये तो स्पार्क प्लग में गड़बड़ है, तो मैकेनिक के पास ले जाते हैं, वो बोलता है नहीं इसका इंजन ही डेड हो गया, फ्रीज हो गया, तो कुछ और करते हैं, पर कोशिश करते रहते हैं तब तक। उसी तरह जीवन शरीर को चलाता ही रहता है, सुखी होने के अर्थ में उसकी लगातार क्रिया बनी रहती है। शरीर नहीं चल रहा है, वो चलना चाहता है, चल नहीं पा रहा है, तो कोशिश करता है पैर को उठाओ, जैसे अभी हमने परिचय शिविर में बताते हैं ना कि जीवन मस्तिष्क के द्वारा सिग्नल भेजता है चलो, और उसका उठने को मन कर रहा है लेकिन उठ नहीं पा रहा है, चलने को मन कर रहा है चल नहीं पा रहा है, तो बार बार वो कोशिश कर रहा है। इस बीच में अगर हार्ट रिवाइव हो गया तो गया कहीं नहीं था, वहीं घूम रहा था, जैसे कोमे में रहता है तो वो वहीं पे रहता है, वहीं घूमता रहता है, बिल्कुल। बस शरीर उसका, मेरे अनुसार वो तभी जाता है जब शरीर को जला दें या दफना दें, तब उसको लग जाए कि अब शरीर है नहीं, शरीर एहसास ही नहीं, तब तक वहाँ बना रहता है। फिर लोग कहते हैं कि भी मरने के बाद वो फिर अपने ही परिवार में आ जाता है, देखता रहता है 12-13 दिन तक, है ना, फिर लगता है यहाँ कोई भूल गए, सब अपने अपने काम में लग गए, तो वो बोलता है चलो अब भी चलो कहीं और, ऐसा बोलते हैं। ये सब अनुमान है, ठीक है दीदी। तो मेरे हिसाब से तो वो एक बार अगर निकल गया, मतलब वो निकलना आता नहीं है उसको, शरीर खत्म होता है और वो पुंजाकार बना ही रहता है ना जी। सर जब ये मरने की क्रिया हो रही है तो मतलब वो ये घूम रहा है परमाणु पुंजाकार में, और उसकी आशा विचार इच्छा सब चालू है, और बुद्धि और आत्मा भी है। हाँ, ये सब स्थितियाँ बनी सब हैं, स्थितियाँ बनी हुई हैं, घूम रहे और जैसे ही उसको लगा कि अभी शरीर नहीं है तो वो उसी पुंजाकार में वहीं पे रहेगा कुछ समय तक, फिर वो घूमेगा। हाँ, पर मरने के समय और बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, मतलब उसको ये तो पता हम शरीर और जीवन की बात कर रहे हैं, उसको मृत्यु कई तरह की होती है। एक एक्सीडेंटल डेथ हो गई, उसमें अलग तरह का आगे क्या क्रिया चलेगी। आप बुजुर्ग हैं, रोज़ देख रहे हैं कि मरना है, तो वो अलग होगा।
पर आप किस पॉइंट की बात कर रहे हैं कि मतलब शरीर को छोड़ दिया जीवन मैं है? उस पॉइंट की बात कर रहा हूँ कि जीवन को पता कैसे चला कि शरीर छोड़ना कब है। मतलब ठीक है, आपने बोला कि जल गया, पर वो कौन सी क्रिया जो उसकी बंद हो गई, या फिर कौन सा सिग्नल उसको मिला कि उसको पता चल गया शरीर को चला नहीं पा रहा है। शरीर को मतलब वो आस्वादन वाली क्रिया बंद हो गई। नहीं, फिर वो सब तो हो ही रही है, चयन नहीं चयन हो रहा है, चयन नहीं हो पा रहा है। चयन नहीं हो पा रहा है। हाँ, चयन करना है उसको, पैर उठा के चलने का नहीं हो पा रहा है। यानी कि उसको करें कि चयन, फाइनली चयन ही, निर्णय ही शरीर के द्वारा एग्जीक्यूट होता है, तो वो नहीं हो पा रहा है उससे। ट्राई करते रह रहा है, नहीं हो पा रहा है, फिर छोड़ देगा। छोड़ देगा। जैसे आप अगर एक उदाहरण फिर से लें कि आप बाइक चला रहे हो, नहीं चल रही है, आप धक्का मारते हो, करते हो, फिर क्या करते हो आप? चलो इसको यहाँ खड़ी करके घर तो जाते हैं ना, कोई और पकड़ के इसको देखेंगे। कुछ समय तक तो ट्राई करते हैं ना, जब आपको लग जाता है कोई भी ट्राई से भी ये नहीं चलेगी और यहाँ मैकेनिक है या नहीं, छोड़ा जाए इसको। टेम्परेरीली ये उदाहरण है, सटीक तो यही है कि जब वो शरीर को नहीं चला पाता है, शरीर दिख भी नहीं रहा है, तो जाने का निर्णय ले लेता है। जैसे अभी दिख रहा है, अभी मैं ही तो देख रहा हूँ शरीर को। अब मैं देख रहा हूँ, मैं हुई नहीं, खत्म हो गया, जला दिया, दफना दिया। परेशान भी होता होगा, अरे मुझे मत जलाओ, ऐसा भी रोता धोता होगा वो करता ही होगा, क्योंकि अपने को शरीर ही माना हुआ है, वो सब पीड़ा से गुजरता है। भैया, हाँ जी। तो अलग अलग मान्यता में अलग अलग डिकम्पोजिशन बॉडी का हुआ है। हाँ, हाँ। जैसे आपने कहा कि किसी को दफना जलाया, दिया, किसी को जला दफनाया, किसी को पहाड़ से नीचे फेंक दिया, फेंक दिया। और आजकल नया ट्रेंड आ गया है कि कंप्लीट बॉडी डोनेशन, ऑर्गन डोनेशन। हाँ, तो उस केस में क्या कहे कि वो कब तक रहेगा, जीवन कब तक रहेगा? जब तक बॉडी को पूरी तरह नहीं पहचान लेता है, मतलब बॉडी पूरी तरह डिसफिगर हो गई, आपके डोनेशन दे दिया, दिल किसी को दे दिया, जिगर किसी को दे दिया, अब आप बॉडी वैसी बची नहीं और डिकम्पोज तो होनी है, तो जब तक पूरी तरह से डिकम्पोज नहीं होगी तब तक देखता रहेगा उसको, है ना। जलाने में तो तुरंत हो जाता है, दफनाने में हो सकता है महीने 2 महीने वहीं घूमता रहे, मतलब ये अनुमान ही है। देखो, अनुमान ही है, अनुमान है, क्योंकि उसको शरीर से निकलना नहीं आता है। एक समय ऐसा लगता है अब शरीर से कुछ हो नहीं रहा है, तो फिर वो निर्णय ले, तो वो महीने में हो सकता है, जलने में तो तुरंत हो जाता है, दफनाने में हो सकता है कि 1-2 महीने या 15 दिन बाद में लगे। कौन सी मान्यता सही माने फिर इसमें? देखिए, मेरी व्यक्तिगत तो जलाने वाली ज़्यादा ठीक लगती है, सब काम खत्म, अपना ठिकाना ढूंढे जल्दी से। पर लोग ये कहते हैं कि ये तो एक केवल वस्त्र मात्र है, हो सकता है कि ये वस्त्र किसी के काम आ जाए तो अच्छा है, देखे जाए। हाँ, डोनेशन में ये नागराज जी का कहना है, मेरा अभी व्यक्तिगत राय कि उसमें ऐसा है कि अगर उसने आपने डोनेशन दे दिया है ना, और वो डोनेशन का जो निर्णय ले रहा है वो भी जीवन ही ले रहा है। वही मैं कह रहा हूँ, अगर उसने लिया है तब तो ठीक है, पर अगर कोई और ले रहा है तो गड़बड़ है वो। अगर उसने पहले से आई डोनेशन का बोला हुआ है और स्वीकृति है, नहीं तो एक विचार ऐसा है, पता नहीं किसका है, मैंने इसको पढ़ा है कि अगर कोई और डोनेट करता है और वो अंधा हो गया तो अपने को फिर वो अंधा मान लेता है और अगली बार आंखें ठीक होते हुए वो देख नहीं पाता है, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा है। तो डोनेशन पूरी तरह स्वीकृति से होना चाहिए। एक्चुअल में तो पैसे का भी डोनेशन स्वीकृति से ही हो, ज़बरदस्ती कोई ले लेता है तो उसको डोनेशन थोड़ी मानते हैं, बोला यार तुम मेरा पैसा कैसे ले जाओगे, नहीं मंदिर में दे रहा हूँ, मंदिर में भी मेरी मर्जी के बिना कैसे दे दोगे भाई, आपकी गाड़ी खड़ी है, नहीं मैं जरा किसी को छोड़ने चला गया था, तो पूछते तो सही यार। तो स्वीकृति बहुत बड़ी चीज़ है। अंधा हो सकता है, मैं गारंटी के साथ नहीं कह सकता, संभावना ऐसी है कि ज़बरदस्ती उसकी आंख निकालने, मेरी आंख ही नहीं है ऐसे ही मान लेगा। तो पूरा शरीर अगर डोनेट करके जा रहा है तो फिर उस केस में भटकता रहेगा बहुत समय तक, अरे मेरा तो हुई नहीं, ऐसा भी हो सकता है। मतलब ये सब तर्क के आधार पर अनुमान है ना। तो सही प्रक्रिया वही है, नेचुरल प्रक्रिया, आदमी पैदा हो, बढ़िया से नेचुरल परिस्थिति के अनुसार जिए, 70-80 साल तक कम से कम जिए, बूढ़ा हो और रोज़ देखेगा मैं मरूंगा मरूंगा मरूंगा, तो उससे कुछ क्रियाएं करे कि ये है ना, कुछ समझने का काम करे, और फिर जब शरीर को छोड़ता है तो आसानी से जल के और जल्दी से अगली यात्रा पे निकल पड़ता है, कुछ सही चीज़ों की स्वीकृति के साथ। 1 मिनट जगदीश भाई। हाँ जी, हाँ हाँ वही बात करें, तो उसमें शायद समय लंबे समय तक घूमता रह सकता है। हाँ, इसीलिए मैं कह रहा था कि जो दफनाते हैं, है ना जी। 2 क्वेश्चन। हाँ जी, 2 क्वेश्चन।
पानी पी लूं? हाँ जी बताइए। अभी आपके बातों से, या मुझे भी लग रहा था, लेकिन फिर भी अभी बातों से पता लग रहा है कि जो ये मन की जो लोकेशन है वो यहाँ दिमाग में है, ब्रेन में है। क्योंकि ब्रेन डेड की एक बात आपने बोली थी, और ब्रेन सवाल क्या है कि मन की लोकेशन कहाँ है? एक बस ऐसा पूछो। दूसरा, अगर मन की लोकेशन ब्रेन में ही है, पुंजाकार होते हुए, पुंजाकार मतलब एनर्जी ऐसा कुछ मानेंगे, तो अगर सर धर से चला जाता है तो फिर बचेगा नहीं ना वो है? हाँ, सर धड़ से चला जाता है तो वो तो बचेगा वैसे ही नहीं ना। होता है। तो मन का लोकेशन यही है क्या? मैं वही बता रहा हूँ, ये ह्यूमन बॉडी है, अभी इसमें जीवन नहीं है, और यहाँ इसका मस्तिष्क है। परिचय शिविर में इसको बताते हैं, नहीं बताया तो इसलिए मैं कर रहा हूँ, है ना। थोड़ा सा रिवीजन अध्ययन बिंदु में अगर नहीं हुआ है परिचय शिविर में तो कर देते हैं। ये केवल बॉडी है, अभी 4.5 महीने बच्चा ये है, और अब उसमें इस क्षण जीवन आ गया। 4.5 महीने हुए और ये घूमने लग गया इधर। तो पहली बात तो जीवन का ही लोकेशन पूरे बॉडी में रहता है। तो आप कह रहे हो कि मन का लोकेशन यहाँ है, ऐसा नहीं है। उसका एक जगह लोकेशन है ही नहीं ये पूरे का। तो मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि सारे मिलके घूम रहे हैं पूरे शरीर में, नंबर 1। ठीक है। अब ये जो सिग्नल भेजता है काम करने के लिए, मन के द्वारा जो मस्तिष्क पे उसको सिग्नल भेजता है। तो सब जगह घूमते हुए भी, क्योंकि इतनी तेज गति से घूम रहा है, उसको सिग्नल भेजने के लिए कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यहाँ है कि यहाँ है। ऐसा माने में अगर स्पीड ऑफ लाइट के 90% पे भी चल रहा है तो हर समय हर जगह ही है हमारे समय के हिसाब से। तो उसको इतने 4.5 फीट, 5 फीट, 6 इंच, 8 फीट में भी कितना समय लगेगा कवर करने, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से घूम रहा है टकड़क टकड़क टकड़क, मतलब पूरा जैसे पंखा है। पंखे की स्पीड बढ़ा दो, आप पता पाओगे कि इस समय एक पंखड़ी कहाँ पर है, पता ही नहीं चलेगा आपको। और थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दो, पता ही नहीं चलेगा। इसका थोड़ा पता भी लगा सकते हो तो भी नहीं पता लगा सकते। जबकि ये तो 40 RPM या 50 RPM नहीं, 1000 RPM ऐसा ही कुछ होगा, है ना। इसकी स्पीड बहुत तेज़ है। तो लोकेशन, पहला क्वेश्चन, कहीं भी बता। उसका एक्सटेंशन मैं बता देता हूँ, है ना। अगर ये कट गया तो मेधस से सिग्नल नहीं है तो ख़त्म ही हो गया। हाथ कट गया तो सिग्नल जाता रहेगा, आदमी जिंदा रहेगा। हार्ट खराब हो गया, मार दिया, थोड़े समय के बाद ब्रेन को ब्लड नहीं मिलेगा, ब्रेन खत्म हो जाएगा, सिग्नल नहीं भेज पाएगा। हार्ट चल रहा है, ब्रेन ठीक ठाक है तो भी वो सिग्नल भेज सकता है, और तभी उसको मदद मिलने से लोग रिवाइव हो जाते हैं। तो हार्ट से अगर गड़बड़ होता है उसको रिवाइव किया जा सकता है, पर अगर ब्रेन डेड हो गया किसी भी वजह से तो कुछ नहीं हो सकता। फिर आप हार्ट को डोनेट कर दो तो ज़्यादा अच्छा, उसकी स्वीकृति है। तो हाँ, वो पूरे शरीर में हर समय है भाई। इतनी तेज गति से घूम रहा है ना, देखो उसको क्या है, चला रहा है, देखो। हाँ, वो तो बहुत सारी ग्लैंड्स हैं, मतलब ब्रेन में। वो केमिकल जो जूसीज हैं उनको निकालने के अर्थ में। हाँ, वो शरीर ही है सारा, वो जीवन में कोई ग्लैंड नहीं है। जीवन में मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा है। जीवन जो शरीर को सिग्नल देता है, कहाँ से देता है? ब्रेन से, बताए तो। लेकिन वो तो ब्रेन उतनी संवेदना, वो भी तो घन वस्तु ही है। हाँ, तो ब्रेन अरेंजमेंट है ना भाई। जैसे आप गाड़ी को कहाँ से चलाते हो? रेस क्लच प्लेट से। इंजन को उससे सिग्नल जाता है सीधा, तो इंजन को तो बोलते हो नहीं भाई चला दूँ, जा बत्ती चला थोड़ी लगाते हो, माचिस की तिल्ली लेके जाते हो, चल इंजन पेट्रोल। आपके पास वैसा नहीं है, इग्निशन है आपके पास। इग्निशन से इंजन स्टार्ट होता है, क्या बढ़िया मैकेनिज्म है। बस ऐसा ही है ना। चलिए और सोचिए, आपके पास समय है, और आज गोष्ठी भी होगी, जीवन का काफ़ी कुछ हो गया। कल हम जीवन क्रिया को और जीवन के भ्रमित, जागृत और अलग अलग स्थितियों में मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि की क्या स्थिति होती है, थोड़ा सा इसका अध्ययन करेंगे कि जीवन को और डिटेल में। अभी तो हमने जीवन का स्ट्रक्चर देखा है, गठन देखा है, शेप ये सब देखा, कैसे काम करता है, क्या है, भारहीन है, ये सब देखा। अब ये पशु में होता है तो किस तरह का, क्या इसकी लिमिटेशन है, भ्रमित मानव में कैसा है, मानव, देव मानव, दिव्य मानव में क्या क्या फ़र्क पड़ता है ना।
तो आचरण पूर्णता की स्थिति किसको कह रहे हैं, क्रिया पूर्णता की स्थिति किसको कह रहे हैं, इसको थोड़ा कल करते हैं। और कोई क्वेश्चन हो तो कोई दिक्कत नहीं, कल करेंगे जीवन के बारे में, ठीक है। चलिए सभी को नमस्कार, हम कल सुबह 9 बजे मिलते हैं। नमस्ते, बहुत बढ़िया, आप सबको बढ़िया लग रहा है, हमारे खुश